पहले आप इन तस्वीरों को देखिए, उसके बाद मैं आपके कुछ सवालों के जवाब दूंगा। वो तस्वीरें हैं जिसे देखकर हर एक भारतीय का दिल गर्व से चौड़ा हो गया। ये वो तस्वीरें हैं जिसने भारत को नंबर 1 बना दिया। ये वो तस्वीरें हैं जिसने 1950 में देखा गया विक्रम साराभाई का एक सपना पूरा कर दिया। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा झंडा चांद के उस हिस्से पर है जहां आज तक कोई देश नहीं पहुंच पाया है। तो अगर आपको भी इन तस्वीरों पर गर्व है तो जल्दी से कमेंट में जय हिंद लिख दें। अब आता हूं सवालों पर। सवाल ये कि विक्रम जब वहां पर लैंड कर गया है तो उसका आगे का काम क्या है। सवाल एक और है कि आखिर भारत को इसमें मिलेगा क्या। सवाल ये भी है कि आखिर भारत पहला देश कैसे बना। और सवाल जो सबसे जरूरी है वो ये है कि आज तक नॉर्थ पोल पर कोई क्यों नहीं पहुंच पाया था। आखिर ऐसा क्या है उसमें। 1950 से 2023 तक का ये सफर है और इस सफर को मैं आपको बताने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत होती है 1950 में। विक्रम अंबालाल साराभाई ने एक सपना देखा। सपना था भारत को स्पेस मिशंस में दुनिया में वर्ल्ड लीडर बनाने का। 1963 में साइकिल से एक रॉकेट ले जाया गया था, पहला साउंडिंग रॉकेट जो लॉन्च किया गया था तिरुवनंतपुरम से। कहानी 1950 से इन 13 सालों में बहुत लंबा सफर तय करके पहुंची थी। इसके बाद आता है साल 1969 का। 15 अगस्त 1969 को विक्रम अंबालाल साराभाई ने इसरो की शुरुआत की। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये वो शुरुआत थी जहां से चंद्रयान पहुंचा। कट टू डायरेक्ट 2008। अब आप सोच रहे होंगे कि चंद्रयान के मिशन में ये 2008 का साल कहां से आ गया। अगर चांद मिशन की बात होगी तो चंद्रयान 1 का नाम आएगा और साथ में तारीख भी आएगी। तारीख है 22 अक्टूबर और साल है 2008। पहला चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया था जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए थे। होश इसलिए उड़े क्योंकि ये वो टेक्नोलॉजी थी जो इंडिया ने खुद बनाई थी। अमेरिका और रशिया जैसे देश ये देखकर हैरान थे कि अभी का आजाद हुआ मुल्क अपनी टेक्नोलॉजी से चांद पर पहुंच गया। जी हाँ, अब इस चंद्रयान 1 के स्पेस मिशन की बात करूं तो इसका सबसे पहला और मेजर मिशन तो यही था कि चांद का एक 3D एटलस तैयार करना। दरअसल मून एक स्फेरिकल बॉडी है, हम उसका एक हिस्सा देख पाते हैं, लेकिन चंद्रयान 1 के साथ हम एक 3D एटलस तैयार कर पाए थे। इसका टारगेट 2 साल का था, लेकिन 1 साल में ही इसने अपना जो ऑब्जेक्टिव था उसका 95% अचीव कर लिया था। 312 दिन ये स्पेस में रहा था और इस दौरान इसने 3400 ऑर्बिट्स पूरे किए थे मून के, यानी कि 3400 चक्कर लगाए थे इसने चांद के। इस दौरान चंद्रयान ने एक इम्पैक्ट प्रोब छोड़ा था जिसकी वजह से हमने कई सारी डिस्कवरीज की थी, जैसे कि चांद पर पानी का होना, H2O, OH का होना यानी हाइड्रोक्सिल की खोज हमने इससे की थी। और पोलर रीजन पर, नॉर्थ पोलर रीजन पर हमें आइस भी चंद्रयान 1 से मिल गई थी। यानी कि दुनिया को हमने बता दिया था कि हम चांद पर न सिर्फ खोज कर पाए हैं बल्कि हमने केमिकल टेस्टिंग, मिनरलॉजिकल मैपिंग और हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन की इमेज निकाली है। केमिकल टेस्टिंग यानी कि कौन कौन से केमिकल्स चांद पर मौजूद हैं। मिनरलॉजिकल मैपिंग यानी कि कौन कौन से मिनरल्स चांद पर मौजूद हैं, जैसे अर्थ पर सिल्वर, गोल्ड, टाइटेनियम वगैरह मौजूद हैं, ऐसे ही चांद पर कौन कौन से मौजूद हैं। फिर आता है साल 2019। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो पीएम मोदी की और के शिवन की है। दरअसल इसरो के चीफ हुआ करते थे और चंद्रयान मिशन 2 इन्होंने ही लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 को लोग भले से ही कह देते हैं कि हम फेल हो गए थे, लेकिन हम एक तरीके से पार्शियली सक्सेस हुए थे। हमारा आधा काम पूरा हो गया था। चंद्रयान 2 की बात करूं तो दरअसल जो आप रॉकेट देखते हैं उसका काम सिर्फ एक तरीके से लॉन्च होता है। अर्थ से वो जो सामान होता है वो लेकर जाता है, यानी वो पेलोड कैरी करके ले जाता है। तो चंद्रयान 2 के अंदर एक ऑर्बिटल था, आप इस शब्द को याद रखना। ऑर्बिटल था जो कि चक्कर लगाता है। दूसरा लैंडर, और लैंडर के अंदर रोवर था। लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान। इस बार लैंडर लैंड हो गया है और रोवर बाहर आ गया है। लेकिन 2019 को जब करीब 400 मीटर का डिस्टेंस रह गया था तब रेडियो कनेक्शन टूट गया और जो लैंडर की स्पीड थी वो कम होनी चाहिए थी, लेकिन कम नहीं हो पाई। उसकी स्पीड उस वक्त प्लेन के, एक आम जो प्लेन होता है उससे 10 गुना ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो क्रैश हो गया। और फिर हम एक तरीके से कह सकते हैं कि मिशन पार्शियली फेल हो गया। पार्शियली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चंद्रयान 2 ने उसने ऑर्बिटल मून के पास, मून के जो ऑर्बिट्स में था उसने छोड़ दिया था। यानी कि उसकी वजह से हमने एक एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर था जिससे हमने मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन की, और इसी ऑर्बिटल की वजह से चंद्रयान 3 का कनेक्शन भी हुआ था जो कि रेडियो कनेक्शन को और मजबूत मिला। तो इस तरह से एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चंद्रयान 2 भी इतना बड़ा फेलियर नहीं था। बात करते हैं चंद्रयान 3 की। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था जिसका बजट 615 करोड़ था। अब आप सोचिए, आदि पुरुष को बनने में 600 करोड़ लगे थे, इसरो ने महज 615 करोड़ में चंद्रयान 3 तैयार कर लिया। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा कि ये एक फेलियर बेस्ड डिजाइन अप्रोच है। दरअसल जो चंद्रयान 2 था वो एक सक्सेस बेस्ड डिजाइन अप्रोच था, यानी कि आपको सक्सेस कैसे कैसे मिलेगी। वहीं चंद्रयान 3 एक फेलियर बेस्ड डिजाइन अप्रोच, यानी कि आपको फेलियर कहां कहां नहीं होना है। तो इस तरह से चंद्रयान 3 बनाया गया था। इसमें 3 चीजें थी, पहला लैंडर, दूसरा रोवर और तीसरा प्रोपल्शन। आपने सुना होगा कि पिछली बार मैंने कहा था ऑर्बिटल था, लेकिन
लेकिन इस बार ऑर्बिटल की जगह प्रोपल्शन था। दरअसल पिछली बार क्या हुआ था कि हमारा रेडियो कनेक्शन टूट गया था। इस बार इस रेडियो कनेक्शन को मजबूत रखने के लिए ऑर्बिटल हमारा पहले से मौजूद था, चंद्रयान 2 वाला, हमें ऑर्बिटल भेजने की जरूरत नहीं थी, तो इस बार हमने प्रोपल्शन भेजा। प्रोपल्शन क्या था? प्रोपल्शन ये काम करता कि वो चांद और धरती के बीच में एक सैटेलाइट की तरह काम करता, जो कि लैंडर और रोवर से कनेक्ट रहेगा। मान लो अगर रेडियो कनेक्शन किसी वजह से नहीं भी हो पाता है तो हम प्रोपल्शन से कनेक्ट करेंगे और प्रोपल्शन हमें लैंडर से कनेक्ट कर देगा। इस तरह से ये काम होना था और इसी तरह से हुआ भी। बल्कि इसके बाद एक फायदा ये हो गया कि जैसे ही चंद्रयान 3 ऑर्बिटल के पास पहुंचा तो उसने वेलकम बडी यानी कि चंद्रयान 3 का स्वागत किया। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इस बार कितना फायदा हुआ। और इन तमाम वजहों से और इसरो की मेहनत से भारत पहला देश बन गया है जो कि मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंड कर सका है। वैसे तो चाइना, रूस और अमेरिका भी पहुंच चुके हैं, लेकिन सॉफ्ट लैंड इस हिस्से पर अभी तक किसी ने नहीं किया था, तो भारत पहला देश बन गया है इसी के साथ। अब आता हूं एक और सवाल पर, जो सबसे मुद्दे का सवाल है, इंडिया को क्या मिलेगा, भारत को क्या मिलेगा इस इतना पैसा खर्च करके, इस इतना बड़ा एक रिजल्ट लेके क्या मिलेगा भारत को? दरअसल भारत को कई सारी चीजें मिलेंगी। सबसे पहले तो आपने इतिहास रचा है, आपने हर एक भारतीय को गर्व महसूस करा दिया कि आप उस हिस्से पे पहुंच गए जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। दरअसल इस हिस्से पे किसी के नहीं पहुंचने की वजह यह है कि एक तो ये परमानेंट शैडो रीजन है, यानी कि यहाँ किसी को नहीं पता कि कितना अंधेरा है, कई बार बिल्कुल डार्क रहता है। दूसरा ये जो इलाका है यहाँ पर बहुत बहुत गहरे गड्ढे हैं, तो आपको नहीं पता कि आप कौन से गड्ढे में, एक तो अंधेरा जिसकी वजह से आप कुछ देख नहीं पा रहे, ऊपर से फिर इतने गहरे गड्ढे, तो ये आप पॉसिबल नहीं है कि आप इतनी आसानी से किसी चीज को रख सको। तीसरी चीज ये है कि जो ये एरिया है ये बहुत ज्यादा ठंडा है, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा। आप सोचिए, एक तो वहां पर सूरज की किरणें कभी नहीं आती। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि अर्थ का अंटार्कटिक वाला रीजन है। जैसे होता है ना, अर्थ पे कुछ एरिया हैं जहां पे सूरज की रोशनी कभी नहीं आती, वैसे ही ये चांद का वो हिस्सा है जहां पर सूरज की रोशनी कभी नहीं आती, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ठंडा इलाका माना जाता है और कई सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाते, इसलिए अभी तक कोई देश नहीं पहुंच पाया था। भारत को क्या मिलेगा उस सवाल पर अब आ जाता हूं। तो सबसे पहले तो ये जो इलाका है, जो सबसे ठंडा इलाका है, इसकी वजह से यहाँ पर पानी और बर्फ ज्यादा पाई जा सकती है। दूसरा, यहाँ पर मॉलिक्यूलर लेवल पर पानी हो सकता है। इसके अलावा जो यहाँ की मिट्टी है, इससे हमें सोलर सिस्टम की कंपोजिशन जो समझने में हेल्प मिल सकती है। इसके अलावा ये नासा की भी मदद करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसरो नासा की मदद कैसे कर सकता है? दरअसल हम वर्ल्ड लीडर बनते जा रहे हैं, तो यही उसी की एक पहचान है। नासा का एक मिशन है आर्टेमिस, जिसका कॉस्ट अराउंड $93 बिलियन है। 93 बिलियन, भाई साहब, हम तो मतलब एक इसके छोटे से हिस्से में हमने पहुंचा दिया। उनका बजट बहुत ज्यादा है, वो कोई बात नहीं है, हमने सस्ते में वो काम करके दिखा दिया जो ये लोग महंगे में नहीं कर पाए हैं। फिलहाल इनके महंगे वाले मिशन को समझने में भी हमारा इस सस्ते वाला मिशन काम करेगा, ताकि एक सॉफ्ट लैंडिंग हुई कैसे, तो इससे अब दुनिया को समझ में आ जाएगा कि चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग की कैसे जा सकती है। क्योंकि अब तक जितने भी लोग गए हैं वो इक्वेटोरियल रीजन में गए थे, कोई भी यहाँ पर नहीं गया था, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर -230 डिग्री रहता है। ये एक बड़ी अचीवमेंट है। एक और बात करता हूँ कि ये कैसे अचीव होगा। इस अचीवमेंट के साथ जो हमें चीज मिलेगी, भारत का फायदा ये है कि आप ये कर सकते हैं कि कौन कौन से मिनरल्स अर्थ पर मौजूद नहीं हैं, जो वो हम चांद से अगर हमें मिलते हैं वहां पर, तो हम वो चांद पे डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई नया मिनरल हमें मिल जाता है तो एक बड़ी खोज मानी जाएगी। अंटार्कटिका में कहते हैं ना कि अभी अर्थ को जो समंदर है सिर्फ हम 2% खोज पाए हैं, वैसे ही वो हिस्सा जिस तरह से एक अनटच्ड हिस्सा है, वैसे ही चांद का ये हिस्सा एक अनटच्ड हिस्सा है। तो भारत यहाँ पर बड़ी बड़ी डिस्कवरीज कर सकता है, जो कि आने वाले फ्यूचर में मैनकाइंड के लिए बहुत बड़ी साबित हो सकती है। खैर, फिलहाल तो हर भारतीय को गर्व है। उम्मीद करते हैं कि भारत कुछ ऐसा भी वहां पर खोज पाएगा जो आज तक कोई नहीं खोज पाया है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, जय हिंद कमेंट में जरूर लिख कर जाएं।